बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टाइम टेबल के हिसाब से आज जुमेरात का दिन है और हर जुमेरात को हम पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये हमारा पूरा टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के मुताबिक हम मुख्तलिफ़ दिनों को जो मुख्तलिफ़ हमारे सब्जेक्ट से इस सिलेबस में उनके लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस सिलेबस का और इस कोर्स का आज 18वां दिन है और इस कोर्स में हम कारपोरल और एएसआई जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट से इनकी प्रिपरेशन करवाते हैं और इस प्रिपरेशन का जो है आज 18वां दिन है। पाकिस्तान अफेयर्स के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के पार्ट 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी से लेकर खिलजी और फिर सादात डायनेस्टी तक पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह लोधी डायनेस्टी और इसके साथ जो मुग़लों की सल्तनत रही या जो मुग़ल एम्पायर थी उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके बाद इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा पाकिस्तान अफेयर्स का, तो हम प्रॉपरली जो ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था, जो सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जड़ें मजबूत की उसके बारे में, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो है हम एक सीक्वेंस से जा रहे हैं। फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, फिर पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद आज तक जितने भी इश्यूज़ या जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इनसे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उनको हम देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को जो पाकिस्तान अफेयर्स का ये सब्जेक्ट है ये बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। हम एमसीक्यूज़ को इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि हम जिन पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं वो जो टेस्ट हैं ये दोनों टेस्ट एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं, यानी इन दोनों के जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें एमसीक्यूज़ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ना कि रिटन। रिटन के लिए भी अगर आपने कोई ऐसे वगैरह लिखना हो तो हम जो चीज़ पढ़ाते हैं इंशाल्लाह उसमें इतना इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर आप वर्ड्स और सेंटेंस को बना सकते हो तो आप इसी इंफॉर्मेशन से जो है ऐसे पैराग्राफ भी लिख सकते हो। आज जो शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है वो लोधी डायनेस्टी से रिलेटेड होगा और इसके बाद हम मुग़ल एम्पायर को भी डिस्कस करेंगे। तो ये लोधी डायनेस्टी जो थी इनकी हुकूमत जो है सादात डायनेस्टी के बाद शुरू हो जाती है। लोधी डायनेस्टी केम इनटू रूल आफ्टर, तो ये जब सादात डायनेस्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तब ये लोधी डायनेस्टी की हुकूमत सब कॉन्टिनेंट में शुरू हो जाती है। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया, तो ये लोधी डायनेस्टी जो है इंडिया में कब आई थी? 1451 में जब सादात डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है तो लोधी डायनेस्टी की हुकूमत शुरू हो जाती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? जो लोधी डायनेस्टी थी इसका फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी था उसका नाम, जो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट अफगान पश्तून रूल इन सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट में जो पहली दफ़ा अफगानों की रूल आई थी, कह सकते हो कि पश्तूनों की जो हुकूमत आई थी सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में, तो वो कौन सी डायनेस्टी थी? तो ये सबसे पहले बहलोल लोधी थे जिन्होंने लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी सब कॉन्टिनेंट में, और इधरी से जो है पश्तूनों की पहली हुकूमत सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुई थी। इसके साथ ड्यूरेशन ऑफ बहलोल लोधी वाज फ्राम 1451 टू, तो ये इनकी जो हुकूमत थी वो 1451 में, तो लोधी डायनेस्टी ने अपनी जो हुकूमत थी वो सब कॉन्टिनेंट में शुरू किया था और जो इनके फाउंडर थे वो बहलोल लोधी थे। तो बहलोल लोधी की हुकूमत कब तक रही? 1499 यानी 1489 तक जो है बहलोल लोधी ने सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की। गुरु नानक वाज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसकी हुकूमत में जो है गुरु नानक की पैदाइश हुई थी? गुरु नानक एक मोहतरम शख्सियत है सिख कम्युनिटी के लिए, तो गुरु नानक जो थे ये बहलोल लोधी की हुकूमत में पैदा हुए थे। जब लोधी डायनेस्टी की हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट में तब गुरु नानक जो है पैदा हुए थे। वेयर वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक कहाँ पे पैदा हुए थे? तो तलवंडी वो शहर है या वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक
पैदा हुए थे। गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिखिज़्म वाज बोर्न इन, जैसे मैंने आपको बताया कि सिख कम्युनिटी के लिए इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट है गुरु नानक के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है सिखिज़्म की बुनियाद रखी थी। तो ये डेट पूछी जा रही कि ये कब पैदा हुए थे। 1469 में यानी 1469 में गुरु नानक तलवंडी एक जगह है जहाँ पे पैदा होते हैं, और तब लोधी डायनेस्टी की हुकूमत थी। और फिर उस वक्त के जो हुक्मरान थे लोधी डायनेस्टी के, उनका नाम बहलोल लोधी था। बहलोल वाज सक्सीडेड बाय इस बहलोल की जब हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो उसकी जगह उसका बेटा आ जाता है जिसका नाम सिकंदर लोधी होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बहलोल लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। अब इनका जो बेटा था सिकंदर लोधी, इनकी हुकूमत 1499 में शुरू हो जाती है, यानी 1489 में जब बहलोल लोधी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद सिकंदर लोधी की हुकूमत शुरू हो जाती है। Which Sultan of Lodi dynasty was a poet and prepared a divan in Persian language? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोधी डायनेस्टी का वो कौन सा सुल्तान था जो शायर भी था और जो फारसी ज़ुबान में दीवान लिखता था। तो वो जो थे ये सिकंदर लोधी थे, जो लोधी डायनेस्टी के दूसरे हुक्मरान थे, और ये बहलोल लोधी के बेटे थे। इन्होंने जो है बहुत सारे दीवान लिखे हैं पर्शियन लैंग्वेज में, और इसके साथ ये एक पोइट भी थे यानी शायर थे। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? तो ये जो आगरा शहर है इसको सबसे पहले किसने बनाया था? 1504 में सिकंदर लोधी ने जो है आगरा को बनाया था। के साथ आगे देख लेते हैं कि हु इंट्रोड्यूस द गज़े सिकंदरी ऑफ 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। ज़री चीज़ें जो पैदा होती थी उनको नापने के लिए सिकंदर लोधी ने एक 32 डिजिट्स पर मुश्तमिल गज़े सिकंदरी का तारुफ करवाया था अपने दौर में, जिससे जो चीज़ें ज़रात से पैदा होती थी उसको मैयर करने में आसानी हुई इसकी हुकूमत में। विच अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश द ज़कात ऑन ग्रेन्स? जो ज़कात थी गंदम और बाकी ग्रेन्स पर, इसको किसने या कौन से सुल्तान ने ख़त्म किया था? तो ये थे सिकंदर लोधी, जिन्होंने ज़कात ग्रेन्स पे या गंदम वगैरह चीज़ों पे ख़त्म करवाया था। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि बड़ा गुम्बद इज़ अ मोन्यूमेंट लोकेटेड इन लोधी गार्डन्स इन दिल्ली। इन 1490 इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। 1490 में लोधी गार्डन्स में जो दिल्ली में वाक़या है, वहाँ पे एक बड़ा मोन्यूमेंट बनाया जाता है जिसे बड़ा गुम्बद कहा जाता है। ये कौन से सुल्तान ने या ये किसने बनाया था? तो ये जो थे सिकंदर लोधी ने इसकी बुनियाद रखी थी। बड़ा गुम्बद जो था ये सिकंदर लोधी ने बनाया था। इसके साथ इब्राहिम लोधी वाज द सन ऑफ। फिर जो तीसरे रूलर है लोधी डायनेस्टी के, वो आ जाते हैं सिकंदर लोधी के बाद, और ये जो थे इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के बेटे थे। हु वाज द थर्ड एंड लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तीसरे और आखिरी जो हुक्मरान थे लोधी डायनेस्टी के, वो जैसे मैंने बताया कि इब्राहिम लोधी थे, और इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के बेटे थे। सिकंदर लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी इन। अभी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इब्राहिम लोधी को आगे जाकर मुग़ल के जो सरबराह थे बाबर, वो इसको शिकस्त देकर मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखते हैं। तो इब्राहिम लोधी कब लोधी डायनेस्टी के रूलर बन जाते हैं? 1517 में इब्राहिम लोधी जो है ये सिकंदर लोधी के बाद लोधी डायनेस्टी के रूलर बन जाते हैं। हु इनवाइटेड द मुग़ल किंग बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी? अब बाबर को जो है किसने दावत दिया था कि वो आके इब्राहिम लोधी की हुकूमत को गिराए? तो ये जो दावत थी ये दौलत ख़ान लोधी ने मुग़ल किंग बाबर को दिया था कि आप आ जाएं और जो इब्राहिम लोधी की हुकूमत है इसको गिराए। दौलत ख़ान लोधी ख़ुद कौन था? तो दौलत ख़ान लोधी वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब। गवर्नर ऑफ पंजाब जो थे उस वक्त के, वो दौलत ख़ान लोधी थे, और इन्होंने ही बाबर को दावत दिया था। द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। पानीपत की जो है पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये पहली लड़ाई पानीपत के मकाम पर लड़ाई गई, और पानीपत पे जो है बाकी भी 2-3 लड़ाई लड़ी गई थी जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। अब ये इब्राहिम लोधी और बाबर में जो
پہلی لڑائی ہوئی تھی یہ اپریل 1526 میں لڑی گئی تھی۔ یہ جو پانی پت کی لڑائی تھی اس میں تقریباً ابراہیم لودھی کے 1 لاکھ سپاہی تھے، اور جو بابر کی آرمی کی تعداد تھی وہ تقریباً 12,000 تھی۔ 12,000 جو آرمی تھی وہ 1 لاکھ آرمی کو شکست دے دیتے ہیں پانی پت کی مقام پر۔ اور یہاں جو پانی پت ہے یہ بہت ہی مشہور بیٹل فیلڈ ہے۔ یہاں پہ 3 بڑے بڑے جنگیں ہوئے تھے جن کو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کن کن کے بیچ میں سیکنڈ پانی پت ہوا تھا، پھر تھرڈ وار آف پانی پت ہوا تھا۔ نیم دا اونلی سلطان آف دلی who had been killed on the بیٹل فیلڈ۔ سلطنت کے وہ پہلے سلطان کون تھے جن کی جو موت ہے وہ میدان جنگ میں ہوئی تھی؟ تو وہ بھی ابراہیم لودھی تھے جن کو بابر نے شکست دیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ مینی ایئرس لودھی ڈائنیسٹی رولڈ ان انڈیا۔ تو لودھی ڈائنیسٹی کی جو حکومت تھی وہ ابراہیم لودھی کے مرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی حکومت جو ہے 75 سال انڈیا پہ رہی۔ انڈیا پہ جو ہے لودھی ڈائنیسٹی نے 75 سال حکومت کی۔ The لودھی ڈائنیسٹی واز اینڈیڈ ان، تو یہ جو لودھی ڈائنیسٹی تھی یہ تقریباً 1526 میں جب لودھی ڈائنیسٹی کے رولر ابراہیم لودھی کو شکست دیتے ہیں تب لودھی ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ The number of sultans belonging to 5 مسلم ڈائنیسٹیز، جو ڈائنیسٹیز ابھی ہم نے پڑھے اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، ان میں سے کتنے سلطان تھے جنہوں نے 300 سال تک دلی پہ حکومت کیا؟ تو تقریباً 35 سلطان تھے، 35 مسلمان حکمران تھے جنہوں نے دلی پہ 300 سال تک حکومت کیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ the number of sultans belonging to 5 مسلم ڈائنیسٹیز who were killed by rebels، اور ان مسلمان سلطانوں کی کتنی تعداد تھی جن کو غداروں نے مارا تھا، جن کو دھوکے میں مارا تھا؟ تو 19 ایسے سلطان تھے جنہوں نے اپنی زندگی غداروں کی وجہ سے گنوا بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ the cause for decline of دلی سلطنت was، یہ جو دلی سلطنت لودھی ڈائنیسٹی کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو اس کی وجوہات کیا تھے؟ کس وجہ سے جو ہے ان کی حکومت ختم ہو گئی؟ اس وجہ سے دلی سلطنت ٹوٹ گیا تھا، ختم ہوا تھا۔ ویک گورنمنٹ، انویژن تیمور، لیک آف کلیئر کٹ سکسیشن پالیسی، تو یہ تینوں چیزیں دلی سلطنت کی وجوہات میں شامل تھی، ان کی گرنے کی وجوہات میں شامل تھی۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں جب لودھی ڈائنیسٹی کا اختتام ہو جاتا ہے تو مغل امپائر کی شروعات ہو جاتی ہے۔